यदि मुसलमान इस प्रदेश में ना होते तो शायद योगी जी की राजनीति ना होती। समाजवादी पार्टी के ऊपर एक तगड़ा आरोप लगा है कि विशेष वर्ग के लिए लोग काम करते हैं और पार्टी सिर्फ विशेष वर्ग का ध्यान देती है, बाकी सबको छोड़ देती है। क्या कहेंगे? धर्म को बदनाम करते हैं तो धर्म की नशा एक अफीम से भी ज्यादा बदतर होती है। अखिलेश यादव की जो राजनीति है, जो काम करने का तरीका है, अगर बेहतर होता तो पिछले 2 बार से वो सत्ता में नहीं है। तीसरी बार भी जनता ये कह रही है कि इस बार भी उनका सफाया हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। कि धर्म से बांटने वाले लोग पहले ये तो बता दे कि हम किस जाति के हैं। कि एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा था कि आपकी सवालों का शुरुआत जय श्री राम से करूं या फिर राधे राधे से, तो उन्होंने दोनों को इनकार कर दिया। तो उन्होंने जय भीम समाजवाद की बात की थी। आप पूछ लीजिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के आगे अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर उनके सामने टिक जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। जय श्री राम का नारा देने में क्या प्रॉब्लम है? जय भीम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से सांसद चुनकर गए थे, लगभग 37 से 38 आई थिंक 37 से 38 सांसद गए थे, जिसमें मात्र 4 से 5 सांसद यादव बिरादरी से थे और वो भी केवल अखिलेश यादव के घर से। और यही आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि केवल वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों की राजनीति 27 में पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक और आरोप बड़े गंभीर लगे होते हैं कि जब माइनॉरिटी की बात आती है, यानी इवन मुस्लिम की जब बात आती है, उनके किसी भी कार्यक्रम में वो पहुँच जाते हैं, चादरपोशी करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो उनके कोई भी नेता हिंदू त्यौहार में नहीं पहुँचता है। आजमगढ़ में भी पोस्टर लगे हुए थे कि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव फरार हो गए हैं दुर्गा पूजा और दिवाली में, और जब मुस्लिम का त्यौहार आता है तो वहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे सुनीता? जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात की गई, और अगर उस मुद्दे पर बात नहीं हो पा रहा है तो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेल है। ओबीसी समाज के जो भी मंत्री विधायक बनते हैं, क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज के लिए लोग कार्य करते हैं? ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर लेता हूँ, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। कितना काम किया उन्होंने? 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में अभी से उतार चुकी है, क्योंकि उनका टारगेट है इस बार अपनी पार्टी को किसी तरीके से लखनऊ भेजना है। अब ऐसे में एक हमसे महिला नेत्री मिल गई जिनका नाम है सुनीता राजभर, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या 2027 को लेकर के रणनीति है। तो सीधे देर ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर 2027 का मैप प्लान क्या है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। शुक्रिया। क्या रणनीति है 2027 को लेकर? क्योंकि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति एकदम बिल्कुल जोरों पर है। एक तबका है जो बिल्कुल हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहा है और योगी जी को वोट दे करके उनको जिताने का काम कर रहा है। उनका कहना है कि वो योगी जी 2 बार थे और फिर तीसरी बार भी वही आएंगे। योगी जी को तो मुसलमानों को ही धन्यवाद देना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों को योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए। यदि मुसलमान इस प्रदेश में ना होते तो शायद योगी जी की राजनीति ना होती। जैसे कि सारे मुद्दे मुसलमानों पे शुरू होते हैं, मुसलमान तक जाके ख़त्म मुद्दे हैं नहीं। बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है प्रदेश में, जो है कि बेटियों की सुरक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली यह सरकार आज आए दिन अत्याचार और उत्पीड़न से पूरी तरीके से लिप्त पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ इस प्रदेश में मुसलमान ही काफ़ी हैं उनकी राजनीति की रोटी चलाने के लिए। तब का कह रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुत्व को अगर जिंदा रखना है, सही सलामत रखना है, सनातन धर्म को लेकर के साथ में चलना है तो योगी जरूरी है। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ रोजगार जरूरी नहीं है क्या? मैं कहती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? मैं कहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? मैं ये कहती हूँ कि क्या इस प्रदेश में जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरी नहीं है क्या? तो फिर मुसलमान ही क्यों राजनीति करने के लिए? इन सारे मुद्दों का क्या होगा जब मान लीजिए कि योगी सरकार इस प्रकार से अपना दम भरती है कि हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। रही बात जाति की, तो जाति की राजनीति करने वाले लोग जानते हैं कि कैसे राजनीति की जाती है, ये तो बाबा जी ही जानते हैं। चूँकि मैं पुनः आपसे कह देना चाहती हूँ कि हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों की राजनीति 27 में पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। किसकी सरकार आने वाली 2027 में आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूँ कि इस बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 27 में बनने वाली है। और हम लोग जाति और धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। चूँकि आप देख लीजिए ना, अखिलेश यादव जी जब भी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने
युवाओं के लिए कितने जो है कि सारे जो है कि महिलाओं के लिए साइकिल्स दिए। उन्होंने कन्या विद्याधन योजना जैसी जो है कि योजना चला करके बेटियों की जो हो कि हौसला बुलंद उन्होंने किया, और युवाओं को लैपटॉप जो दिया, जो शिक्षा के बारे में जो सोचेगा और जो शिक्षा के तरफ जो है कि प्रदेश को लेकर के जाएगा, निश्चित रूप से सरकार उसी की बनेगी। अखिलेश यादव के ऊपर यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर एक तगड़ा आरोप लगा है कि विशेष वर्ग के लिए वो लोग काम करते हो, पार्टी सिर्फ विशेष वर्ग का ध्यान देती है, बाकी सबको छोड़ देती है, क्या कहेंगी? कौन कहता है विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं? अखिलेश यादव जी के पार्टी में क्या वो राजपूत नहीं हैं? क्या ब्राह्मण नहीं हैं? क्या मुसलमान नहीं हैं? क्या प्रजापति नहीं है? लोहार नहीं है? केवट नहीं है? बिंद नहीं है? मलाह नहीं है? कोयरी नहीं है? राजभर नहीं है? और दलित वर्ग नहीं है? हर वर्ग के लोगों को लेकर के अखिलेश यादव जी चलने वाले लोग हैं। वो आज के ज़माने के अब के जो है कि सोच रखने वाले लोग हैं। अगर हम लोगों जैसे लोग, अगर अखिलेश यादव जी जैसे लोग राजनीति में अगर जातिवाद देखने लगेंगे तो समझ लीजिए कि राजनीति में एक तरफा भूचाल आ जाएगा। अखिलेश यादव की जो राजनीति है, जो काम करने का तरीका है, अगर बेहतर होता तो पिछले 2 बार से वो सत्ता में नहीं है, तीसरी बार भी जनता ये कह रही है कि इस बार भी उनका सफाया हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। पुनः आपको तो एक बार तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोग जब हवाओं को बदनाम कर देते हैं, जब जाति को बदनाम कर देते हैं, जब धर्म को बदनाम करते हैं, तो धर्म की नशा एक अफीम से भी ज़्यादा बदतर होती है। वो एक नशा ऐसी है, जब किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो जल्दी उतरने का नाम नहीं लेता है। मैं कहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि धर्म से बांटने वाले लोग पहले ये तो बता दे कि हम किस जाति के हैं। जब जातिवाद का बंधन आज तक ये लोग नहीं तोड़ पाए, हजारों की हजारों संख्या में लोगों ने जाति पर आधारित इस प्रदेश को चला रहे हैं, लोग देश को चला रहे हैं, तो फिर किस बात की ये लोग बात कर रहे हैं? सनातन धर्म हमारा है। मैं किसी को चिल्ला करके इस बात को क्यों बताऊं कि मैं सनातन धर्म से आती हूं, और मैं किसी का कहा हुआ बात क्यों कहूं कि आप मेरा गला दबा करके माने कि नहीं मैं जो है कि हिंदू हूँ। मैं इस बात को नहीं मानती। मैं शिक्षा और रोजगार की बात करती हूँ, और मैं पूरी तरीके से ये चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो है कि रोजगार के बारे में बात किया गया, वादे किए गए, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात की गई, अगर उस मुद्दे पर बात नहीं हो पा रहा है तो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेल है। बीजेपी की जो अपोजिशन पार्टी है बिहार चुनाव में, उन्होंने हिंदू को लेकर के विरोध किया, मंदिर को लेकर के विरोध किया और शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात किया। वहाँ रिजल्ट बिल्कुल आप समझ रही हैं? हाँ, बिल्कुल मैंने समझा। वहाँ पे फैक्ट झूठ का काम आ गया, और दरअसल महिलाएं, हमारी बहनें अभी भी थोड़ा सा इस बात को समझने में शायद असफल रहीं कि जो फैक्टर वहाँ पे काम किया है किस तरह का। मैंने अभी भी आपसे कहा है, पुनः एक बार कह दे रही हूँ कि धर्म का नशा बहुत बुरा नशा होता है, जो जिसके ऊपर एक बार चढ़ जाए तो पूरी तरीके से कैरियर और सब कुछ नाश करके रख देता है। समाजवादी पार्टी जय श्री राम का नारा देने में इससे पीछे हटती है। इवन यहाँ तक कि एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा था कि आपकी सवालों का शुरुआत जय श्री राम से करूं या फिर राधे राधे से, तो उन्होंने दोनों को इनकार कर दिया था। उन्होंने जय भीम समाजवाद की बात की थी। मैं तो निश्चित रूप से ये कहूँगी कि जय भीम और जय समाजवाद, इस बात को होना चाहिए। मैं बाबा साहब, इसीलिए तो मैं तो मानती हूँ इस बात को कि बाबा साहब ने एक बात कहा था कि, और लिखा भी है संविधान में कि सबसे पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, न्याय पर आधारित संविधान। तो मैं भी संविधान को मानती हूँ और हर इंसान को मानना चाहिए। जय श्री राम का नारा देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कहती हूँ कि जो जिसमें आस्था रहता है वो बोलता है, लेकिन जय भीम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तो अखिलेश जी को नहीं बाबा साहब अमर रहे ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कहती हूँ कि जय श्री राम बोलने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जय भीम बोलने में भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती हूं, और निश्चित रूप से मैं गांव-गांव सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, जो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम कर रही हूं, और गाँव में चौपाल लगा करके और पूरी तरीके से मैं 27 में मैं चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और फिर से वही लहर आए, लैपटॉप का, वही साइकिल का, वही कन्या विद्याधन। और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के पास परिवार है, और वो एक बेटियों के बाप भी हैं और एक अच्छे पति भी हैं, तो हर तरफ से वो सोचने पर पूरी तरीके से पारिवारिक जो बात होती है उसको सोचने समझने की शक्ति उनमें ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से सबका ख्याल रखेंगे। समाजवादी पार्टी की बात आपने किया कि उसमें शिक्षा की बात होती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, गरीबों की आवाज़ उठाने की बात होती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है? आप पूछ लीजिए। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के आगे अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर उनके सामने टिक जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कोई भी नेता, अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, अगर अखिलेश यादव जी से डिबेट करवा दीजिए, अगर वो उनसे आगे निकल जाएगा तो सुनीता राजभर उसी दिन राजनीति छोड़ देंगी।
पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से सांसद चुनकर गए थे लगभग 37 से 38, आई थिंक कि 37 से 38 सांसद गए थे, जिसमें मात्र 4 से 5 सांसद यादव बिरादरी से थे और वो भी केवल अखिलेश यादव के घर से। और यही आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि केवल वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कौन परिवारवाद नहीं करता है? अमित शाह जी परिवारवाद नहीं करते हैं, राजनाथ सिंह जी परिवारवाद नहीं करते हैं। सिर्फ कहने के लिए अखिलेश यादव जी को ये लोग कहते हैं, ये लोग सिर्फ लपेटना जो होता है लपेटते हैं। हर कोई परिवारवाद करता है और जिसके पास परिवार ही नहीं रहेगा वो परिवारवाद क्या करेगा? जब अगर परिवार है तो निश्चित रूप से जो है कि परिवार में जो है कि लोग रहेंगे तो होना ही तय है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अखिलेश यादव जी ने अपने बेटे को तो कुछ नहीं किया, अपनी बेटी को तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये लोग जो दूर के भी उनके रिश्तेदार रहते हैं उनको भी ये लोग जोड़ देते हैं और परिवारवाद का नारा लगा देते हैं, जो कि खुद अपने बेटे को स्थापित करते हैं राजनीति में, फिर भी ये लोग परिवारवाद का नारा लगाते हैं। जबकि कोई ऐसा नेता नहीं है जो दूध का धुला हो, जिसके पास अपने बेटे को जो लोग स्थापित न किए हों और राजनीति में अच्छे पद पर बैठाए ना हो, बिना बेवजह जो एक दिन का नेता ना रहा हो उसको भी नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी पर हमेशा से हिंदू विरोधी का एक थप्पड़ लगा हुआ है, लोग कहते हैं। ये अभी मेरा सवाल नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी सच में हिंदू विरोधी है या हिंदुत्व को लेकर चलती है? हम इंसानियत को लेकर चलते हैं, हम इंसानियत को लेके चलते हैं और हमेशा से इंसानियत को लेके ही चलेंगे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा ना तो कोई धर्म होता है और ना ही तो कोई आस्था होती है। अगर इंसानियत नहीं है तो मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रदेश में अगर प्रदेश को अच्छा बनाना है, अगर बेहतर बनाना है तो स्वास्थ्य और रोजगार और महिला सुरक्षा पर जरूर बात करनी होगी और तब जा कर के बेहतर ये जो है कि प्रदेश बन सकेगा। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने से राजनीति नहीं हो सकेगी। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक और आरोप बड़े गंभीर लगे होते हैं कि जब माइनॉरिटी की बात आती है, यानी इवन मुस्लिम की जब बात आती है, उनके किसी भी कार्यक्रम में वो पहुंच जाते हैं, चादरपोशी करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो उनके कोई भी नेता हिंदू त्यौहार में नहीं पहुंचता है। आजमगढ़ में भी पोस्टर लगे हुए थे कि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव फरार हो गए हैं दुर्गा पूजा और दिवाली में, और जब भी मुस्लिम का त्यौहार आता है तो वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे सुनीता? जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोग तो कहीं मिलकर के सरकार बना लेते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपको भी सवाल उनसे करना चाहिए कि भाई जब आप जब अटक जाते हैं, रास्ते में भटक जाते हैं, तो आप तो उन्हीं लोगों से मिलकर के सरकार बना लेते हैं, तो फिर अपने आप को क्यों इस तरह से कहते हैं कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ? जहाँ पे आपको लगता है कि सत्ता हमारी नहीं बन पा रही है वहाँ पे उन लोगों के साथ गठबंधन करके तुरंत सत्ता बना लेते हैं, आप तुरंत वहाँ रिश्ता जोड़ लेते हैं, और बाकी के लोग अगर कुछ करते हैं तो आप तुरंत उंगली उठा लेते हैं। यही दोहरी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले दो तबके से है और एक नारा चल चुका है कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने गुंडे थे, जो पाले गए थे गुंडे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सफाया हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया हो गया, बदमाशी खत्म हो गई है? भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जितने माफिया और गुंडे उसमें जाते हैं धुल करके क्लीन चिट होकर निकल जाते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गुंडा और माफिया भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे आपको। फिर भी लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। फिर भी मैं तो वही चीज़ कहना चाहती हूँ, वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर जिस दिन सच्चाई जानेंगे उस दिन शायद उनके पैरों तले से ज़मीन खसक जाएगी। तो लगता है कि 2027 में साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल रफ्तार से चलेगी। और अखिलेश यादव जी इस बार सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह दे रही हूँ कि हम लोग गांव में, इसलिए हम लोग लखनऊ इस टाइम जाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें गांव की महिलाओं को समझाना है और गांव में महिलाओं को समझा करके निश्चित रूप से एक वोट में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने के लिए अपील करूँगी महिलाओं से। आखिरी सवाल, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं, तो सुनीता राजभर अपने क्षेत्र के लिए कौन सा विकास कार्य खींच करके लेकर के आएंगे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ कहना नहीं पड़ता है। हर क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट और हर अपने प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में उनकी नज़रें रहती हैं, और मैं यही चीज़ कहती हूँ कि जहाँ शिक्षा रहेगा वहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला की सुरक्षा, सारी चीज़ उत्पन्न होते हैं, वहाँ हर लोग देखते हैं। और मुझे लगता है कि कारखाने अगर बन जाएं, अगर हमारे जनपद देवरिया में जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी जो है कि जिस प्रकार से अपना वर्चस्व लूटने पे आज तुली हुई है, और हमारे जनपद देवरिया में जिस तरह से सारी मिलें बंद हैं, मैं चाहूँगी आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलों को स्टार्ट करें और ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, याद आ गया कि ओबीसी समाज के जो भी मंत्री विधायक बनते हैं,
क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज के लिए लोग कार्य करते हैं? ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर लेता हूँ, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, कितना काम किया उन्होंने? किनकी बात आपने कर दिया, किनकी बात आपने कर दिया। आज अगर ओबीसी के लिए काम किए होते तो आज अभी आप देख रहे हैं कि दीपक राजभर की निर्मम हत्या कर दी गई आज गाजीपुर में, और आए दिन राजभरों पे अत्याचार होता जा रहा है। तो वो वहाँ पर चुप मंत्री बन के बैठे हुए हैं और आज अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों और ऐसे मंत्रियों के बारे में जो महिलाओं के शोषण पर अपना जो है कि दांत फाड़ करके जनता को दिखाता हो, हंसता हो, तो ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से जिनके अंदर इंसानियत मर चुका हो, जिनके पास ना कोई शर्म और ना लिहाज बचा हो, तो क्या ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे? उनको तो मंत्री कहना भी मेरे लिए एक पाप ही होगा। से बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमने सुनीता राजभर से बातचीत किया। पूरी बातचीत के दौरान आपको क्या लगा, क्या लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी फिर से एक बार सत्ता में आएगी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे? प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।